गर्मियों का मौसम चल रहा है तो क्या हाल है सभी के। तुम ये तो जानते हो कि बर्फ पिघलती जा रही है ग्लेशियर्स की और हीट बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि अंटार्कटिका में पिघलने वाली बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा आपके शहर की बिजली तक को गोल कर सकता है। जहाँ हिमालय पर गायब होती सदियों पुरानी बर्फ आपकी थाली से खाना भी छीन सकती है। वी आर सिटिंग ऑन अ टिकिंग टाइम बॉम्ब जिसकी टिक टिक अब बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। आज बात सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की नहीं है, बात हमारे वजूद की है, हमारे घरों की है। आखिर क्या हम 2026 को सरवाइव भी कर पाएंगे? 26 में तो दुनिया अंटार्कटिका का थवेस्टस ग्लेशियर साइंटिफिक कम्युनिटी में इसे एक डरावना नाम भी दिया गया है, द डूम्सडे ग्लेशियर, यानी कियामत का ग्लेशियर। सोचकर देखो, एक बर्फ का टुकड़ा जो पूरे झुके जा हमारे गुजरात के साइज जितना बड़ा। ये कोई आम बर्फ का पहाड़ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी दीवार है जो पूरे वेस्ट एंटार्कटिक आइस शीट को समुद्र में गिरने से रोकती है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का पानी गर्म हो रहा है और यही गर्म पानी थवेस्ट ग्लेशियर को ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से पिघला रहा है। अगर ये ग्लेशियर पूरी तरह कोलैप्स हो गया ना, तो ग्लोबल सी लेवल वहीं पर आधा मीटर तक बढ़ जाएगा। लेकिन असली खतरा इसके बाद शुरू होगा। ये ग्लेशियर एक प्लग की तरह है, अगर ये हटा तो इसके पीछे के बाकी सारे ग्लेशियर भी समुद्र में बहना शुरू हो जाएंगे, जिससे सी लेवल 3 मीटर तक भी बढ़ सकता है। अगर तुम्हें जो एक छोटी सी बात लग रही है ना, तो 3 मीटर का मतलब समझते भी हैं आप? मुंबई का साउथ मुंबई एरिया, न्यूयॉर्क का मैनहट्टन, लंदन का काफी हिस्सा और पूरा मालदीव्स पानी के अंदर होगा। इंडिया के तटों पर रहने वाले करोड़ों लोग रातों रात होमलेस हो जाएंगे। ये कोई 500 साल बाद की बात नहीं है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये इसी सेंचुरी में हमारी ही जिंदगी में हो सकता है। अब तुम आ जाओ अंटार्कटिका से सीधे अपने घर के पास। हिमालय, अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा बर्फ हमारे हिमालय में ही है और इसीलिए इसे द थर्ड पोल भी कहा जाता है। इंडिया की लाइफलाइन कही जाने वाली नदियां गंगा, जमुना, इंडस और ब्रह्मपुत्र इसी बर्फ से जन्म लेती हैं। लेकिन जहां जो क़यामत आ रही है उसके 2 पेसेस हैं। पेस नंबर 1, द एज ऑफ फ्लड्स। गर्मी बढ़ने से हिमालय के ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। इससे पहाड़ों में बड़ी बड़ी झीलें बन रही हैं, जो बर्फ के कचरे से रुकी हुई हैं। जब ये झीलें फटेंगी, जिसे ग्लो मतलब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं, तो इससे क्या होगा? उत्तराखंड, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट में केदारनाथ जैसे तबाही बार बार आएगी। रिवर्स में इतना पानी आएगा कि बिहार, बंगाल और असम हर साल डूबते रहेंगे। और पेस 2, द मैगरा। लेकिन असली दुख इसके बाद शुरू होता है। एक बार जब ये ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल कर खत्म हो जाएगा, जो कि प्रेडिक्शन के मुताबिक 2100 तक काफी हद तक हो सकता है, तो इन नदियों का पानी का सोर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गंगा और इंडस जैसी पेरेनियल नदियां जो साल भर भरी रहती हैं, मॉनसून पर निर्भर हो जाएंगी, यानी सीजनल बन जाएंगी। जब बारिश आएगी तब तो भरी रहेंगी, जब बारिश खत्म तो नदियां भी खत्म। साउथ एशिया के 2 बिलियन से ज्यादा लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। नो वाटर मीन्स नो फार्मिंग और नो फार्मिंग मीन्स हिस्ट्री का सबसे बड़ा फूड क्राइसिस। एक तरफ तो ये संकट आ रहा है और दूसरी तरफ हमारी धरती उभर रही है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इंसानी जिस्म और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे घुटने टेक देते हैं। इसके 2 हिस्टोरिकल एग्जाम्पल भी हैं। द यूरोपियन हीट वेव। अगस्त 2003 यूरोप में अचानक एक ऐसी हीट वेव आई जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। फ्रांस, इटली और पुर्तगाल जैसे देशों में टेम्परेचर 40 सेल्सियस के पार चला गया। अब आप कहेंगे 40 सेल्सियस में क्या बड़ी बात हो गई, इंडिया में तो ये आम है ना। लेकिन मेरे भाई, यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर ठंड के हिसाब से बना हुआ है। वहाँ के घरों में इंसुलेशन होता है जो गर्मी को अंदर रोकता है, और वहाँ किसी के पास एसी भी नहीं थे। तो रिजल्ट क्या निकला? घर ओवन्स बन गए, हॉस्पिटल में जगह ही नहीं बची और सिर्फ कुछ हफ्तों में 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जितना बड़ा डिजास्टर था
कि डेड बॉडीज को रखने के लिए रेफ्रिजरेटर वेजिटेबल ट्रक बुलाने पड़ गए थे। मतलब समझ भी पा रहे हो किस लेवल का डिजास्टर था जी। अब तुम सोच रहे हो कि जे तो यूरोप था वहाँ ठंड पड़ती है तो ऐसा हो गया, लेकिन अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे एडवांस देशों में से एक अमेरिका की। जुलाई 1995 में चिकागो शहर में सिर्फ 5 दिन के लिए टेम्परेचर 41 सेल्सियस तक पहुंचा, जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी। तो लोगों ने क्या किया, सबने एक साथ एसी चलाने शुरू कर दिए। गर्मी इतनी थी कि एसी चलानी तो नॉर्मल सी बात है। तो इससे क्या होता है कि शहर का पावर ग्रिड ही फेल हो गया, जानी ब्लैकआउट, बिजली गुल, एसी बंद, लोग बंद कमरों में फंस गए। सिर्फ 5 दिनों के अंदर 700 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें सबसे ज्यादा गरीब और बुजुर्ग थे। जिस बात का सबूत है कि हमारी सारी टेक्नोलॉजी नेचर के आगे फेल है। चलो अब मैं तुम्हें ना थोड़ा सा आसान भाषा में समझा देता हूँ। तो हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप और बड़ी बड़ी मशीन्स के अंदर जो सिलिकॉन चिप्स होते हैं ना, उनकी एक हद होती है, थर्मल थ्रोटलिंग। जब बाहर का टेम्परेचर 40 या 45 को क्रॉस करता है तो इन चिप्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स भटकने लग जाते हैं। इससे बचने के लिए टेक खुद को स्लो कर लेती है ताकि ज्यादा हीट जनरेट ना हो। इसे थर्मल थ्रोटलिंग कहते हैं। लिथियम आयंस बैटरी गर्मी में फूलने लगती हैं और उनकी चार्ज होल्ड करने की क्षमता परमानेंटली कम हो जाती है। मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी भी एक हद है। आप जो क्लाउड स्टोरेज, यूट्यूब वीडियोस या AI टूल्स यूज करते हो वो सब कहीं ना कहीं बड़े बड़े डाटा सेंटर में सेव हैं। इन डाटा सेंटर्स को हर वक्त ठंडा रखना पड़ता है। अगर अचानक से ग्रिड फेल हो जाए या कूलिंग सिस्टम हीट वेव की वजह से बैठ जाए तो पूरी दुनिया का इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर ठप भी हो सकता है। ये तो रही मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात, कैसे हीट के सामने सब कुछ फेल है। अब बताता हूँ एसी का तुम्हें सच। हम सोचते हैं ना एसी का बटन दबाओ और गर्मी का इलाज, लेकिन एसी इज नॉट अ सॉल्यूशन, इट्स अ ट्रेड ऑफ। पहले तुम ये समझो एसी कूलिंग पैदा नहीं करता, वो सिर्फ हीट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंकता है। मतलब सीधी सी बात, आपका कमरा तो ठंडा हो जाएगा पर दुनिया गर्म होगी। एसी आपके कमरे की अंदर की गर्मी को खींचकर बाहर सड़कों पर फेंकता है। इसका मतलब जितना ज्यादा एसी का तुम यूज करोगे हमारे शहरों का बाहर का उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसे अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट भी कहते हैं। ये एक ऐसी साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होती। गर्मी बढ़ती है, लोग ज्यादा एसी चलाते हैं। एसी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जो ज्यादातर कोयले को जलाकर बनती है, और कोयला जलाने से ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से गर्मी और भी ज्यादा बढ़ेगी और लोग बड़े बड़े एसी खरीदेंगे, और यही है द डेडली लूप, वो भी एसी का। लेकिन कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं ना कि क़यामत आने में अभी वक्त है, तब तक तो उनके लिए साल 2006 एक भयानक रियलिटी चेक बनकर आया है। इस साल दुनिया ने वो देखा है जिसे मौसम विज्ञानी ने द ग्रेट हीट स्टॉर्म ऑफ 2026 का नाम दिया। ये कोई नॉर्मल गर्मी नहीं थी। इस साल एक ऐसा हीट डूम बना जिसने गर्म हवा को एक प्रेशर कुकर की तरह हमारे शहरों के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। नतीजा मार्च और अप्रैल के महीनों में ही जब हल्की ठंडी होनी चाहिए थी, तब भारत, पाकिस्तान और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में पारा 46 सेल्सियस से 49 सेल्सियस को टच करने लगा। अगर तुम सोच रहे हो ये तो दिन की बात है, तो नहीं, कई जगहों पर रात को भी तापमान 35 सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता था। जानी इंसानी जिस्म को ठंडा होने के लिए 1 घंटा भी नहीं मिला। सोचकर देखो, बाहर 45 डिग्री की आग बरस रही है और अंदर पंखा तक बंद है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ खत्म होने वाला है और हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें? एब्सोल्युटली नो। हम इस डिजास्टर को पूरी तरह रोक भी नहीं सकते, लेकिन इसकी रफ्तार को धीमा जरूर कर सकते हैं। इसलिए हमें ना 3 लेवल पर काम करना होगा। पहला, गवर्नमेंट और ग्लोबल लेवल पर फॉसिल फ्यूल्स को नो कहना होगा। कोल, पेट्रोल और डीजल को छोड़कर अर्जिनैलिटी रेन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर, वाइल्ड, न्यूक्लियर पर 100% शिफ्ट होना पड़ेगा। कार्बन एमिशन पर कंट्रोल। दुनिया के बड़े देशों को कार्बन एमिशन हर हाल में कम करना होगा ताकि अंटार्कटिका के नीचे का पानी और गर्म ना हो सके। और दूसरा, सिटी लेवल पर स्पॉन्ज सिटीज कॉन्सेप्ट। हमें अपने शहरों को ऐसा बनाना होगा जो फ्लड के पानी को सोख सके और बाद में वही पानी ड्राउट के वक्त काम आए। कूल रूफ्स और अर्बन फॉरेस्ट। हर बिल्डिंग के चार्ट पर कूल रूफ प्लांट होना चाहिए जो धूप को रिफ्लेक्ट करे। साथ ही शहरों के बीच में मियावाकी फॉरेस्ट बनाने होंगे, मतलब घने छोटे जंगलों को बनाना पड़ेगा ताकि लोकल टेम्परेचर
2 से 3 डिग्री तक कम हो सके। और तीसरा, इंडिविजुअल लेवल पर हमें ये लगता है कि हमारे एक पेड़ लगाने से आखिर क्या बदल जाएगा, लेकिन याद रखो जब करोड़ों लोग एक साथ बदलाव लाते हैं तो असर दिखता है। वाटर कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिसिटी की बचत और एसी का लिमिटेड यूज। जी अब कोई एनवायरमेंटलिस्ट का ज्ञान नहीं है, जी हमारे जिंदा रहने की शर्त बन चुकी है। नेचर हमें बार बार वार्निंग दे रही है, कभी पिघलते हुए ग्लेशियर से तो कभी उबलते हुए शहरों से। वक्त बहुत कम है और डिसीजन हमें आज ही लेना होगा, क्योंकि आज अंटार्कटिका में जो बर्फ पिघल रही है कल वो आपके घर का पता पूछकर आपके दरवाजों तक पहुंच भी सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ह्यूमन रेस इस क्लाइमेट क्राइसिस को जीत पाएगा? अपने थॉट कमेंट सेक्शन में बताओ। इसी वीडियो को शेयर करके और लोगों तक पहुंचाओ ताकि और लोग भी इस वीडियो से कुछ सीख पाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।